नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष वार्ता करने को उपस्थित हूँ। अभी 1 अप्रैल 2022 को देश भर में ईंट भट्टे पे समाधान योजना को लागू किया है, जिसका राजभाग्य 1 अप्रैल की प्रातः ही आ गया था। और इस बारे में ईंट भट्टा निर्माता संघ के जो महामंत्री हैं, उन्होंने भी एक सर्कुलर दिया था, कुछ पॉइंट बना के दिए थे। मुझसे भी लगातार डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पे सहमत नहीं था। इसलिए मैंने अपने सीनियर्स हैं उनसे मैंने डिस्कस किया। मैं सीनियर्स को बता दूं आपको, मैं बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं मुझे रहते हैं, और समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो गुरुवर तो ऐसे ही होते हैं जो डांटे भी, समझाएं भी और प्यार भी करें। मैं अपने सीनियर्स का नाम बता दूं। मुरादाबाद से अरविंद सिंघल जी हैं, फैजाबाद से आनंद कुमार सिंघल जी हैं, कुशीनगर से मेरे भाई राजेश शर्मा जी हैं, और भी साथी लोग हैं जो मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं उनकी बात अपने मुख से आपके सामने रखता हूँ। अभी प्रभात गुप्ता जी हैं चांदपुर से, उनका ही फ़ोन आया था, कल भी फ़ोन आया, आज भी फ़ोन आया कि साहब कंपाउंडिंग स्कीम लागू करी है ईंट भट्टे पे, उसको कंपाउंडिंग को ऑप्ट करना है, ये क्या करना है। साथ ही जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कंपाउंडिंग स्कीम जरूर रखी है, क्योंकि वैट में भी ईंट भट्टों के लिए अलग स्कीम रखी गई थी। ऐसे जीएसटी के अंदर इन्होंने स्कीम लेके आए हैं, और अभी तक वो मैन्युफैक्चरिंग मान करके काम व्यापार कर रहे थे, रिटर्न दाखिल कर रहे थे। लेकिन ईंट भट्टे के लिए जो विशेष स्कीम लाए हैं, उसके अंदर 2 स्लैब बना दिए हैं, एक 6% का और एक 12% का। और इसमें प्रोविज़न कर दिया है कि 6% जो वसूल करेगा उसको आईटीसी का लाभ प्राप्त नहीं होगा, और जो 12% वसूल करेंगे उनको आईटीसी का लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ईंट भट्टों के अंदर मिट्टी की परचेज की जाती है, कोयले की परचेज की जाती है। क्योंकि कोयला जीएसटी में नहीं है, पेट्रोलियम आइटम में आता है, सेस लगता है, वो अलग विषय है। लेकिन जो 6% पे बिक्री करेंगे, वो अपना R1 में उस बिक्री को टैक्स इनवॉइस के द्वारा बिक्री करते हुए R1 में शो करेंगे, अपलोड करेंगे। ये आप सुन लीजिए, 6% की बिक्री करने के लिए टैक्स इनवॉइस का उपयोग होगा, ना कि बिल ऑफ सप्लाई का। क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई पे सेलर जो होता है वो टैक्स वसूल नहीं कर सकता कस्टमर से, लेकिन स्वयं की जेब से 1 या 2% जो भी निर्धारित टैक्स रेट है वो पे करना पड़ता है। लेकिन ईंट भट्टा स्कीम के अंदर 6% जो वसूल करेगा वो टैक्स इनवॉइस जारी करेगा। टैक्स इनवॉइस जारी करने पर वो R1 में शो करेगा। R1 में जब अपलोड कर देगा तो उसका रिफ्लेक्शन होगा 2A में, और 2A में होने से उसको, जो उसका परचेजर है, उसको उसका आईटीसी का लाभ मिलेगा। क्योंकि वो ट्रेडर होगा, B2C में जाएगा, वो ट्रेडर्स होगा, B2C नहीं है, कंज्यूमर नहीं है। अगर B2B है, उसका परचेजर जो है वो अगर व्यापार कर रहा है, अगर सेल मतलब जो सेल कर रहा है, तो वो उसका आईटीसी का लाभ 6% के हिसाब से लेगा। 6% मतलब 3% CGST, 3% SGST। अब बात आई दूसरे स्लैब की, 12% की। तो 12% में जो चार्ज करेगा वो भी R1 दाखिल करेगा, और उसको भी जो R1 दाखिल करेगा 2A में शो होगा, और 3B भी दाखिल करना पड़ेगा। लेकिन 12% चार्ज करने के अगेंस्ट में उसको पीछे से जो कोयला या जो आपका जो भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होगा, उसको जो खरीदने में उसको उसका आईटीसी का लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही टिपिकल नहीं है। अब बहुत से लोग मुझे, प्रभात गुप्ता जी कह रहे थे इस बात को, सर कंपोजिशन स्कीम जो है वो रिफ्लेक्ट करती है सेक्शन 10। तो राजेश शर्मा जी के सेक्शन 10 का मैंने पढ़वाया था, राजेश शर्मा जी ने मुझे सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 का ई पढ़ेंगे, सॉरी एफ पढ़ेंगे। ही इज़ नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। तो सेक्शन 10 ने कंपोजिशन स्कीम को रिफ्लेक्ट किया है और बताया गया है। लेकिन जिसके बारे में आपको ध्यान होगा, 2017 के अंदर 8 नंबर सर्कुलर आया था, नंबर 8/2017, जिसमें इन्होंने आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, टोमेटो प्रोडक्ट वगैरह को उन्होंने कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा था।
लेकिन जो सेक्शन 11 है जिसमें पावर है, पावर टू ग्रांट एजम्पशन फ्रॉम टैक्स, तो इसका भी मतलब प्रभाव इसमें लिया गया है। और सिंपल सी बात है, आप 6% में सेल करिए या 12% सेल करिए, आपको R1 दाखिल करना है। R1 दाखिल करेंगे तो जो 2A में शो करेगा B2B, और उसका आपके परचेजर को ITC का लाभ मिलेगा। लेकिन सेलर को 6% में ITC का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 12% चार्ज करता है तो ITC का लाभ मिलेगा। लेकिन ईंट भट्टे सप्लायर को, जो भी डीलर है, टैक्सेबल डीलर है, उसको सप्लाई ऑफ बिल यूज़ नहीं करना है, टैक्स इनवॉइस पे जारी करना है। बहुत ही सिंपल सा भी है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि हमारे व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे संदेश चले आते हैं, अपने विचार होते हैं, और विचार आने के बाद में पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने फिर अपने सीनियर्स, जैसे नाम बताया था आनंद सिंघल साहब, अरविंद सिंघल साहब और अरविंद राय शर्मा जी से, और RK अग्रवाल साहब रामपुर के मैं नाम लेना रह गया था, उनसे मैंने गाइडेंस ली है। और मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। अब मैं समझता हूँ ये बात मेरी क्लियर होगी और आप इसमें आसानी से अब काम कर पाएंगे। और मैं साथ ही बता दूं, अगले जो मेरी वीडियो आ रही है वो नेचुरल जस्टिस पे आ रही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने धारा 75 उपधारा 4 पर बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, जिसमें नेचुरल जस्टिस को शामिल किया है। और नेचुरल जस्टिस का अधिकार हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। अगली मेरी वीडियो जो होगी वो नेचुरल जस्टिस पे होगी। लेकिन मैं उन्हें आपसे अनुरोध करूंगा, जिसने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, कंजूसी ना करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिले। फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती, नमस्कार।